सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को ज्ञात है कि ये जो चैनल है आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में ऐसे 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, ट्रांसफार्मर की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है और कहीं कहीं पर इसकी संरचना अलग भी होती है, लेकिन मेनली जो ट्रांसफार्मर की संरचना होती है वह यही होती है। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो उसकी संरचना अलग होगी। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा वीडियो में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज हमको मालूम होगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम कहते हैं परिणामित्र। जी हाँ, ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम परिणामित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामित्र। अब ट्रांसफार्मर की जो संरचना है वह समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर की संरचना क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर ये देखिए, ये इसकी बाह्य संरचना है, ये इसकी बाह्य संरचना है अर्थात इसको बाहर से यदि हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ट्रांसफार्मर को यदि हम बाहर से देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये कंजरवेंटर टैंक है, ये वाटर कूलिंग डक्ट्स है, मतलब वायु प्रवाहित नलकियां हैं जो इसके कूलिंग के काम में आती हैं। तो उससे जब हमें बाहर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना जो है वह इस प्रकार है। कुछ आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो पहले इसकी आंतरिक संरचना के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में ये जो हिस्सा है, ये दूसरा कलर लेता हूँ मैं, ये जो है इसको बोलते हैं हम कोर। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कोर होती है। और कोर का कार्य क्या है? तो कोर का कार्य है वाइंडिंग को आधार प्रदान करना तथा चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना, रास्ता प्रदान करना। तो ये है जो बाइंडिंग, मैंने इसको दूसरे कलर से बनाया है। यह है वाइंडिंग, सॉरी, यह है इसकी कोर, इसको बोलेंगे कोर। और इस पर जो दूसरे कलर से मैं और कर रहा हूँ, इस पर यदि हम इस प्रकार से टर्न देंगे, कुछ इस प्रकार से, ब्लैक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इस प्रकार से अगर टर्न देंगे तो इसको कहते हैं वाइंडिंग। इस हिस्से को कहते हैं वाइंडिंग। आपने अब घरों में ट्रांसफार्मर यूज़ करते होंगे, कहते हैं कि इसकी वाइंडिंग जल गई। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर नहीं जलती है, यह तो सेम रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन होता है, अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर ले जाते हैं तो वह क्या करता है कि ये जो तार है जो ब्लैक रंग से दिखाया है मैंने यहाँ, इसको निकाल कर, जो जल गया उस तार को निकाल कर दूसरा तार लगा देता है। और ट्रांसफार्मर में इस क्रिया को क्या कहते हैं? रीवाइंडिंग, अर्थात ट्रांसफार्मर का दोबारा बांधना। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। अब ये जान लेते हैं कि कौन सी वाइंडिंग को क्या नाम देते हैं। ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती हैं, जान लिया ये हमने। ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती है, एक ये 2 वाइंडिंग होती है और एक कोर होती है। कोर किसकी बनी होती है? कोर बनी होती है CRGO की, CRGO। तो CRGO का पूर्ण रूप क्या है? CRGO का पूर्ण रूप है कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील। ये उसके बाद इसकी ये जो हिस्सा है ये है वाइंडिंग, बता दिया मैंने। अब इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। आपने ये जान लिया, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने याद कर लिया। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 वाइंडिंग होती है। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग होती है और कौन सी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग सोर्स से अर्थात हम यदि इसको इधर से सप्लाई देते हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इधर से यदि सप्लाई देते हैं, सप्लाई का मतलब लाइट। देखिए, ट्रांसफार्मर जब घरों में यूज़ करते हैं तो उसके 2 तार होते हैं, एक ये। अगर सिंगल फेज है तो मैं ये सिंगल फेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो इधर से हम इसको पावर देंगे और इधर से पावर लेंगे। पावर अर्थात समझ रहे हैं ना, इधर हमने इसको इनपुट दी और इधर आउटपुट ली, इससे आउटपुट ली इधर से, इस हिस्से से।
तो जिस हिस्से से, जिस वाइंडिंग के थ्रू हम ट्रांसफार्मर को पावर देते हैं या विद्युत धारा देते हैं, वोल्टेज देते हैं, वह वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, तथा जिस वाइंडिंग के थ्रू हम करंट लेते हैं या पावर लेते हैं उस वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए, इस वाइंडिंग को हम कहेंगे, इनपुट पावर जहाँ से जाती है उस वाइंडिंग को कहते हैं प्राथमिक वाइंडिंग, प्राथमिक, हिंदी में बोलें तो कुंडलन, प्राथमिक कुंडलन, या फिर अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक। और जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है जिसके थ्रू हम पावर लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू ट्रांसफार्मर को पावर दी जाती है, जबकि द्वितीयक वाइंडिंग के थ्रू ट्रांसफार्मर से पावर ली जाती है। समझ गए आप? यहाँ से यहाँ हम किसी लोड को कनेक्ट करेंगे, अर्थात यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब मान लीजिएगा, ये बल्ब लगा दिया यहाँ पर, तो ये जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग हो गई द्वितीयक वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? द्वितीयक वाइंडिंग। जबकि ये वाइंडिंग जिसके थ्रू हम करंट दे रहे हैं वह और पावर दे रहे हैं या वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे प्राथमिक वाइंडिंग। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर के कौन कौन से हिस्से। सबसे पहले कोर, और कोर के बाद दो हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर को पावर देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग वह है जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर से पावर लेते हैं। अब देखते हैं आगे, ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर हमने देख लिया कि कैसी इसकी संरचना होती है। अब जान लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर की परिभाषा अगर हमसे पूछ ली जाए एग्जाम में, तब क्या बताएंगे हम। तो ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक स्थैतिक, रुकी हुई मशीन है। स्थैतिक का अर्थ होता है रुकी हुई, अर्थात ट्रांसफार्मर में देखा होगा आपने कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। जैसे यदि मैं यहाँ पर मोटर बनाऊँ, मोटर में ये शाफ्ट होती है और इस पर एक व्हील लगा होता है, ये व्हील क्या करता है? घूमने का काम करता है। सेम ऐसे ही जनरेटर में होता है, ये व्हील जो होता है ये क्या करता है? ये घूमता है। जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता है। यदि मैं ट्रांसफार्मर को यूँ बना दूँ, ये कोर और इसके ऊपर ये बाइंडिंग, ये इसके ऊपर ये बाइंडिंग, ये बाइंडिंग, और इसके अंदर क्या होता है? तेल और इंसुलेशन भरा होता है ये यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा भाग नहीं होता है जो घूमता है। इसी कारण ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्थैतिक, अर्थात रुकी हुई मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टेज को परिवर्तित करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन याद रखिए, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता है। डीसी अर्थात दिष्ट धारा पर। दिष्ट धारा पर क्यों काम नहीं करता है ये, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह डीसी पे काम नहीं करता है, ये मात्र एसी पर काम करता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? एसी पर, दूसरा ऑप्शन डीसी पर, तीसरा ऑप्शन एसी डीसी दोनों पर, चौथा ऑप्शन होगा एसी और डीसी दोनों पर नहीं करता। तब आपको वहाँ लगाना है एसी पर। डीसी पर ट्रांसफार्मर क्यों कार्य नहीं करता है? क्योंकि जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वह डीसी के लिए लागू नहीं होता। और ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए थे, और इनका नियम डीसी पर लागू नहीं होता है। इसी कारण ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर बदलता क्या क्या है? तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदल देता है और करंट के मान को बदल देता है। कहते हैं ना कि घरों में कम वोल्टेज आ रही है, मतलब यहाँ से अगर ये पावर आ रही है, कोई ये फेज तार, ये न्यूट्रल तार, और फिर उसको हमने ट्रांसफार्मर से यूँ कनेक्ट कर दिया, ये ट्रांसफार्मर को हमने इससे यूँ कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर इसके थ्रू हम पावर ले लेंगे। मान के चलिए इधर से आ रहे हैं 210 वोल्टेज, और तब हम बीच में ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो ये क्या करेगा? इसको 240 में, या फिर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी इसकी सामर्थ्य के अनुसार, यदि हमको 250 वोल्ट की आवश्यकता है तो ये क्या करेगा? इसको 250 वोल्ट में बदल देगा। कैसे बदल दिया इसने? ऐसे बदल दिया, यहाँ से 210 वोल्टेज आए, उसको इसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया मतलब 250 कर दिया। तो ये यदि वोल्टेज को बढ़ाएगा तो यही ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगा तो वह कहलाएगा स्टेप डाउन। ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यदि वोल्टेज को घटाए, ध्यान रखिए, यदि वोल्टेज को ट्रांसफार्मर घटाए तब तो होगा स्टेप डाउन। और यदि वोल्टेज को बढ़ा दे, यदि वोल्टेज को ट्रांसफार्मर बढ़ा दे तब होगा स्टेप अप। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे।
तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बता दिए मैंने। ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट के मान को बदलता है, आवृत्ति और पावर के मान को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है। तो ऑप्शन इन दोनों में से एक दिया होगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं पूछ लूँ आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है, तो दे दिया होगा पावर, वोल्टेज, करंट और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट दोनों को बदल देता है, लेकिन पावर को नहीं बदलता और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, मतलब आवृत्ति को नहीं बदलता। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में पावर जो होती है, टोटल पावर कांस्टेंट रहती है, मतलब जितनी पावर हमने दी लास्ट में वह उसी पावर को देगा हमें। इसी कारण यदि पावर होती है P बराबर BI, तो यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा तो करंट के मान को कम कर देगा। यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा तो करंट के मान को कम कर देगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको टोटल पावर जो है कांस्टेंट रखनी है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज और करंट के मान में परिवर्तन करता है, ना कि पावर के। तो यदि वोल्टेज को बढ़ा देगा तो करंट के मान को घटा देगा, और यदि करंट के मान को बढ़ा देगा तो वोल्टेज के मान को घटा देगा। तो जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, स्टेप अप, वह वोल्टेज के मान को तो बढ़ा देता है, क्या करता है, वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, लेकिन करंट के मान को क्या करता है, घटा देता है। अब देखिए, ये बता दिया मैंने आपको, आवृत्ति और पावर के मान को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसीलिए इसे एक स्थैतिक मशीन के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर की संरचना और देख लीजिएगा। देखिए, यदि इस वाइंडिंग में टर्न्स, अब देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन आप देखते ही पहचान लेंगे। इस वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज़्यादा है, टर्न मतलब ये वाले, ये जो फेरे हैं ये ज़्यादा हैं, और इसमें यदि कम है, तो समझ रहे हैं। और इस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब इधर से हमने पावर दे दी तो ये वाइंडिंग हो गई प्राइमरी और ये हो गई सेकेंडरी। तो देखिए, इधर से हमने, इसमें टर्न्स की संख्या ज़्यादा है, जब टर्न्स ज़्यादा है तो इसमें वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और इधर जब टर्न कम है, मतलब इसके ये चक्कर कम है, तो वोल्टेज भी कम होगा। इसीलिए ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्यों होगा? क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में ये जो चक्कर है इनकी संख्या है ज़्यादा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्करों की संख्या कम है। तो अगर ऐसा होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में चक्करों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्करों की संख्या कम, तो ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जबकि यदि इसका विपरीत हो, इस वाइंडिंग में चक्करों की संख्या कम और इस वाइंडिंग में चक्करों की संख्या ज़्यादा हो, तो यह होगा स्टेप अप। अर्थात इसको कम वोल्टेज देंगे तो यह क्या करेगा, इस वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदल देगा। ठीक। और कभी ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है कि इधर भी और इधर चक्करों की संख्या बराबर हो जाए। तो ये सिर्फ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होता है, वह आपके सिलेबस में नहीं है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। चलिए, अब इसके बाद हम बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो हिंदी नाम होता है वह होता है परिणामित्र। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अर्थात तैयार हो जाइए ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करिए। चलते हैं पहले प्रश्न पर। ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है पास्कल के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अभी बताया था आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो देखिए, पास्कल के नियम पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, ना ही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और चुंबकीय प्रेरण के जो दो नियम हैं उनमें से आपको छांटना है। ए और बी ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, अर्थात कट गए, तो इन दोनों में से एक होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वह डीसी पर लागू नहीं होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता है। तो जो ट्रांसफार्मर काम करता है फैराडे के किस नियम पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? दक्षता कितनी होती है उससे पहले जी जान लीजिए दक्षता होती क्या है। तो दक्षता होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। कितनी होती है? तो यह होती है 90 से 95%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह होती है 90 से 95%। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसको सप्लाई से संयोजित किया जाता है क्या कहलाती है?
ये मैंने बताया था आपको। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग सप्लाई से संयोजित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, देखिए ये वाइंडिंग और इसको हमने सप्लाई से संयोजित कर दिया और ये वाइंडिंग इसको हम लोड से लगाएंगे, तो जो सप्लाई से संयोजित करते हैं उस वाइंडिंग को हम कहते हैं प्राथमिक वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? उसको हम बोलते हैं प्राथमिक वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा कार्य करता है, ट्रांसफार्मर हमेशा किस पर कार्य करता है? डीसी धारा पर, एसी धारा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो अब तो हमें अच्छे से याद हो गया है कि ट्रांसफार्मर मात्र और मात्र एसी पर काम करता है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है कभी। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित नहीं करता है? ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित नहीं करता है? करंट को, वोल्टेज को, आवृत्ति को, विद्युत वाहक बल को। तो देखिए ट्रांसफार्मर, ये ऑप्शन गलत है इसमें। ट्रांसफार्मर क्या करता है? आवृत्ति के मान को परिवर्तित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। करंट और वोल्टेज दोनों के मान को बदलता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में पावर का मान क्या रहता है? ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है वह क्या रहती है? स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है, घटती और बढ़ती रहती है, कहा नहीं जा सकता। देखिए मैंने बताया आपको कि P बराबर होता है BI। तो ट्रांसफार्मर में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या? पावर। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, इसीलिए ट्रांसफार्मर में पावर स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रहता है? एक समान रहता है, बदलता रहता है, तेजी से बढ़ता है, घटता है। तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मान एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है किस पदार्थ से? जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर की संरचना समझाई थी तब आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है किसकी बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है CRGO से। किससे बनी होती है? CRGO से। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैसे आप देते नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि कभी तो आप देंगे आंसर। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह बनी होती है CRGO से। CRGO का पूर्ण रूप आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अगला है सिलिकॉन इस्पात में स्टील तथा लोहे का प्रतिशत क्या है? जो सिलिकॉन स्टील होती है उसमें स्टील और लोहे का परसेंटेज क्या है? तो सिलिकॉन स्टील में लोहे और स्टील का परसेंट है, सिलिकॉन स्टील होती है 97% और लोहा होता है 3%, या सिलिकॉन स्टील होती है 50%, लोहा होता है 50%। सिलिकॉन स्टील 50% और लोहा होता है 30%, सिलिकॉन स्टील 3% और लोहा होता है 97%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीयक वाइंडिंग तक किसके माध्यम से होता है? फ्लक्स के माध्यम से, करंट के माध्यम से, वोल्टेज के माध्यम से, और इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीयक वाइंडिंग तक फ्लक्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? फ्लक्स के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की पत्तियों को पतली पतली क्यों बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती हैं, आपने देखो कभी ट्रांसफार्मर अगर खोल के देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये जो पत्तियां होती हैं कोर की, कुछ इस शेप में निकलती हैं, कुछ ई शेप में, और कुछ आई शेप में निकलती हैं, कुछ एल शेप में निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? पतली पतली क्यों बना दी जाती हैं? ये बनाई जाती हैं भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियाँ होती हैं, तो उन हानियों में से एक हानि होती है भंवर धारा प्रकार की हानि। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर को पतली पतली पत्तियों से बनाते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध का मान कितना होता है? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मान होता है अनंत। कितना मान होता है? अनंत। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? केवीए में, एम्पियर में, वोल्टेज में, हेनरी में। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम व्यक्त करते हैं केवीए में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में फ्लक्स निर्भर करता है भार पर, धारा पर, वोल्टेज पर, इसमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लोड पर। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में किसके कारण होता है? ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसके कारण? स्व प्रेरित के कारण, गतिज प्रेरित के कारण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीयक वाइंडिंग में जो विद्युत फ्लक्स आता है वह किसके कारण? गतिज प्रेरित्व के कारण आता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को प्रदर्शित करते हैं किस में? तो 24 घंटे में हम ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को
प्रदर्शित करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का एक प्रकार होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसको हम स्टेबलाइजर में प्रयोग करते हैं। उसमें कितनी वाइंडिंग होती हैं? तो उसमें एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती हैं? एक। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगों की, ये दोनों वाइंड नहीं है, दोनों वाइंडिंग के बीच कितना फेज अंतर होता है? तो यह होता है 180 डिग्री। अगला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके मान को कम करता है? देखिए वोल्टेज के मान को तो बढ़ा देता है लेकिन धारा के मान को कम कर देता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वुकोज रिले ट्रांसफार्मर में एक रिले प्रयोग की जाती है, वह क्यों प्रयोग की जाती है? नमी से सुरक्षा के लिए, आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए, बाहरी दोषों को दूर करने के लिए, बाहरी दोषों को ढूंढने के लिए। तो ट्रांसफार्मर में हम वुकोज रिले का प्रयोग करते हैं, क्यों? आंतरिक दोषों को ढूंढने के लिए, इंटरनल फॉल्ट को ढूंढने के लिए। तो आज की वीडियो का ये था लास्ट प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।